नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण शुक्ल। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती की एक कविता छापा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छापा के रचनाकार हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 5 नवंबर 1936 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई। इन्होंने समाज के चरित्र को अपनी हास्य कविताओं में बखूबी बयां किया। यह हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। दर्जनों पुरस्कार और विदेश यात्राएं इनके काव्य जीवन का हिस्सा हैं। अपनी लंबी चौड़ी काया के साथ जब ये अपनी ओजस्वी वाणी में राजनीति से लेकर सामाजिक विडंबनाओं को हंसते हंसते लताड़ते थे तो श्रोता हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि का समावेश है। आइए जानते हैं पद्य के बारे में। प्रस्तुत पद्य एक हास्य व्यंग्य है। इसमें कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति एवं छापामारों की कार्य प्रणाली का हास्यात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि कभी-कभी आयकर विभाग वाले गलत सूचना मिलने पर आम आदमी के घर छापा मार देते हैं और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो वे निराश होकर क्षमा मांगकर वहां से लौटने लगते हैं। कवि ने बताया है कि इस प्रकार किसी भी अधूरी सूचना के ऊपर कार्रवाई करने से समय की बर्बादी होती है तथा आम आदमियों को परेशानी भी होती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कविता का भावार्थ। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो, स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रोष अर्थात एंगर, काव्य अर्थात पोयम। प्रस्तुत कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे का वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि उनके घर एक बार बहुत बड़ा छापा पड़ा। छापा मारने वाले उनके घर घुस आए और उन्होंने कवि से पूछा कि आपने सोना अर्थात स्वर्ण धातु कहाँ छुपा रखा है, उसे बाहर निकालिए। इस पर कवि ने उनके सवालों का जवाब हास्यात्मक व्यंग्यात्मक रूप से देते हुए कहा कि सोना उनकी आंखों में है क्योंकि वे कई रातों से सो नहीं पाए हैं। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि अपने काम-काज की वजह से वे कई रातों से आराम नहीं कर पाए हैं। कवि का यह जवाब सुनकर आयकर विभाग वाले थोड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि स्वर्ण दो, स्वर्ण अर्थात सोना दो। इस पर कवि ने भी जोश में आकर कहा कि सुवर्ण तो उन्होंने अपनी कविताओं में बिखेरे हैं अर्थात उनकी कविता सुवर्ण की भांति कीमती है, उसे वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं दे सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी रचनाकार के लिए उसकी कविताएं, उसकी रचनाएं किसी भी मूल्यवान धातु से या रुपए पैसे से कम नहीं होती हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। वे झुंझुलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्काकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है, धीरे धीरे। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों का अंग्रेजी अर्थ जान लेते हैं। अनधिकृत अर्थात अनऑथराइज्ड, अर्जित अर्थात अर्न, अर्थ अर्थात मनी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है आयकर विभाग वाले थोड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि तुम हमारे सवालों को समझ नहीं रहे हो। हम तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्थात अनुचित रूप से कमाया हुआ अर्थ अर्थात
धन लेने आए हैं। इस पर कवि ने भी मुस्कुराकर व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा कि अर्थ उनकी नई कविताओं में है। अगर उन नई कविताओं में उन्हें अर्थ मिलता है तो वे बेशक उसे ढूंढ सकते हैं। इस पर आयकर विभाग वाले थोड़ा और गुस्सा गए और उन्होंने कड़क कर कहा कि चांदी कहाँ छुपा कर रखी है आपने। इस पर एक बार फिर कवि ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा कि चांदी तो उनके बालों में धीरे धीरे आ रही है, अर्थात उनके बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। उद्भ्रांत अर्थात bewildered, लरज कर अर्थात टू क्वियर। कवि के जवाबों को सुनकर आयकर विभाग वाले थोड़ा चकित हो गए और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें अपने नोट के बारे में बताइए, अर्थात पैसे के बारे में बताइए जो आपने कहीं छुपा कर रखे हैं। इस पर एक बार फिर कवि ने व्यंग्यात्मक जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार परीक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी परीक्षा से पहले नोट तैयार करता है, उसी प्रकार मैं भी परीक्षा से 1 माह पूर्व अपना नोट तैयार करूंगा। कवि के इस जवाब को सुनकर अधिकारी बहुत गुस्सा गए और उन्होंने गरज कर कहा कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा अर्थात पैसों से है। इस पर कवि थोड़े घबरा से गए और उन्होंने भी कांपते हुए कहा कि मुद्राएं आप मेरे मुखमंडल पर देख लीजिए। एक बार फिर उन्होंने आयकर विभाग वालों के सवालों का व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया। कविता की अगली पंक्तियां हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। कवि की बातों को सुनकर आयकर विभाग के अधिकारी कुछ सोचने लगे और फिर वे अचानक कवि के शयन कक्ष की ओर चले गए। उन्होंने शयन कक्ष में रखी हुई फटी हुई तकिए की रुई को नोचा, उसको खोला और उसकी तलाशी ली। उसके बाद फिर वे टूटी हुई अलमारी जो उस शयन कक्ष में रखी हुई थी, उसकी भी तलाशी ली। कविता की अगली पंक्तियां हैं। रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देख लेते हैं। कनस्तरों अर्थात कनिस्टर, अरण्यकांड अर्थात द फॉरेस्ट एपिसोड ऑफ रामचरित मानस। आयकर विभाग वाले कवि की रसोई में जाते हैं, वहां पड़ी पीपियों को देखते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है, वे सब की सब खाली होती हैं। फिर वे बच्चों की गुल्लक की भी तलाशी लेते हैं लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता है। हर जगह उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। इसके बाद वे कनस्तरों को, मटकों को, हर चीज को टटोलते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कवि की ऐसी दयनीय आर्थिक दशा को देखकर आयकर विभाग वालों का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक आम आदमी की दयनीय आर्थिक दशा का वर्णन किया है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। कवि के घर की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर आयकर विभाग के अधिकारियों में जो क्रोध था वह शांत हो गया और उन्हें कवि पर दया आने लगी। उन्होंने कवि से क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी,
कि कवि ने अपने घर में बहुत सारी संपत्ति छुपा कर रखी है। वे अपनी असफलता पर मन ही मन पछता रहे थे और वहां से सिर झुकाकर जाने लगे। इस पर कवि ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि आप मेरी एक बात सुनकर ही यहाँ से जाइए। कविता की अगली पंक्तियां हैं। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तख्त अर्थात कौट। कवि छापा मारने वाले आयकर अधिकारियों से कहता है कि जिन घरों में आप छापे मारते हो, अगर वहां पर आपको अनुचित रूप से कमाया हुआ धन मिलता है, तो आप उसे लेकर चले जाते हो, अर्थात आप उसे जब्त कर लेते हो। लेकिन जब आज आपको मेरे घर में छापा मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि आपने मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति को तो देख ली है। जिनके घर में आपको सोने चांदी के पलंग अर्थात बहुत सारी संपत्ति मिलती है, तो आप उसे लेकर चले जाते हैं। यह अच्छी बात है, आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं, अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, आप उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा सकते हैं, अर्थात उनकी आप कुछ सहायता तो कर ही सकते हैं। यहाँ कवि ने अधिकारियों से गरीब व्यक्तियों की मदद करने की सिफारिश की है। हमें विश्वास है कि आपको इस कविता का भावार्थ व स्पष्टीकरण ज़रूर पसंद आया होगा। इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप टारगेट पब्लिकेशन के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।